नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आप सभी ने कक्षा 11 में अध्याय 19 तक पढ़ लिया था। अब हम उसके आगे के टॉपिक्स के बारे में बताएंगे, जो कि है अध्याय 20। अध्याय 20 है प्रचलन एवं गति, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। सबसे पहले ये जानते हैं कि इस अध्याय में आपको क्या पढ़ना है। तो इस अध्याय में आपको पढ़ना है कि किस प्रकार से जीवों में गति होती है, वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। मुख्य रूप से आपको इसमें मनुष्य के बारे में बताया जाएगा कि मनुष्य में किस प्रकार से गति होती है। गति का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं कि हम किस प्रकार से चलते हैं। हमारे शरीर में कोई भी अंगों में कोई भी गति मूवमेंट होती है, वो कैसे होती है, इनके बारे में समझेंगे। जैसे अभी मैं हाथ पैर जो भी हिला रहा हूँ, तो ये कैसे होता है, ये मैकेनिज्म, कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी संरचनाएं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस अध्याय में बताई जाएंगी। कंकाल के बारे में बताया जाएगा, पेशी के बारे में बताया जाएगा। फिर आपको इन तीनों, कंकाल, पेशी और तंत्रिका तंत्र, तीनों को कैसे समन्वित होकर ये तीनों कार्य करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी इस अध्याय में। चलिए शुरू करते हैं। इस अध्याय का पहला टॉपिक है प्रचलन और गति। पहले हम समझेंगे कि प्रचलन क्या होता है, गति क्या होता है। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। सबसे पहला आपका टॉपिक है प्रचलन एवं गति। प्रचलन को इंग्लिश में कहा जाता है लोकोमोशन, गति यानी मूवमेंट। यहां पर आप फिजिक्स से मत लग जाइएगा कि गति मतलब स्पीड, वो अलग चीज है। यहां पर मूवमेंट, जिसे हम गति भी कह रहे हैं, हम इसे संचलन भी कहते हैं तो ज्यादा सही रहेगा। गति या संचलन। गति आपको कंफ्यूज कर सकता है क्योंकि आप हमेशा पढ़ते आए हो, गति का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, ठीक है, गति कहलाता है। लेकिन यहां पर ये गति का मतलब ये नहीं होता एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। देखिए थोड़ा सा अंतर है, बस उसी को आपको समझना है। गति को जहां हम संचलन कह रहे हैं, संचलन इसका इंग्लिश मीनिंग होता है मूवमेंट। देखिए हमारा हाथ इस तरह है, हम इसको इस तरह कर दिए तो इसके स्थिति में बदलाव आ रहा है, ठीक। मतलब किसी अंग की स्थिति में बदलाव संचलन कहलाता है या गति कहलाती है, मूवमेंट। इंग्लिश में समझेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, हिंदी में कंफ्यूजन गति करता है, मैं बार बार आपसे कहूँगा। तो हिंदी वाले के गति को आप छोड़ सकते हैं, इसके जगह पर आप संचलन शब्द का प्रयोग करें, क्योंकि आप लोग गति, या हम तो सभी लोग गति को पढ़ते हैं कि गति मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर कितनी रफ्तार से जा रहे हैं। तो ये शब्द हिंदी वाला कंफ्यूज करता है। लेकिन अगर आप इंग्लिश में देखेंगे तो इंग्लिश का मीनिंग है यहाँ पर मूवमेंट, स्पीड नहीं, मूवमेंट को समझिए। इसकी हिंदी संचलन को समझिए, क्योंकि बुक में लिखा हुआ है गति, इसलिए यहां पर हमको बताना था। लेकिन गति वो गति नहीं है जिस गति से हम लोग चलते हैं, वो गति नहीं है। यहां पर गति यानी संचलन, जिसे इंग्लिश में मूवमेंट कहते हैं। मूवमेंट इंग्लिश वाला वर्ड ध्यान में रख के जब समझेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। मूवमेंट मतलब किसी भी अंग या भाग का की स्थिति में बदलाव, ठीक है, हिलना डुलना, जिसे हम सामान्य भाषा में कह सकते हैं। यानी हम हाथ पैर को इस तरह से हिला डुला रहे हैं, इसके स्थिति में बदलाव ला रहे हैं। तो जब किसी अंग या शरीर के किसी भाग की स्थिति में परिवर्तन होता है, तब उसे हम गति या संचलन या मूवमेंट कहते हैं, ठीक। याद करेंगे, किसी अंग या शरीर के किसी भाग की स्थिति में परिवर्तन संचलन या गति यानी मूवमेंट कहलाता है, ठीक है। बात समझ में आई। मूवमेंट इंग्लिश में ध्यान रखेंगे, मूवमेंट किसे कहते हैं, हिलना डुलना। किसी भी अंग का हिलना डुलना क्या कहलाता है, मूवमेंट कहलाता है। अब हम समझेंगे प्रचलन क्या होता है, लोकोमोशन यानी लोकोमोशन। प्रचलन का मतलब होता है जब किसी अंग की स्थिति में बदलाव के साथ साथ स्थान परिवर्तन होता है, तब इसे हम गति कहते हैं। यानी संचलन के साथ हम कह सकते हैं, संचलन के साथ स्थान परिवर्तन होता है, इसे प्रचलन
यानी लोको मोशन कहते हैं। बात समझ में आई? देखिए इसमें क्या है, संचलन में क्या होता है, इसमें यह हाथ इस पोजीशन में था, अब पोजीशन चेंज हो जाती है, सॉरी अभी इस पोजीशन में था, अभी क्या हो गया, इस पोजीशन में हो गया। तो किसी अंग की स्थिति में परिवर्तन क्या कहलाता है, संचलन कहलाता है। लेकिन कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है और ये चलते हुए यहाँ पहुँच जाए, किसके माध्यम से चलेगा, पैरों के माध्यम से। ये अपने पैरों के माध्यम से चलते हुए कहाँ पहुँच जाए, यहाँ पर पहुँच जाए, तब इसे हम कहते हैं प्रचलन यानी लोकोमोशन। बात समझ में आई? फिर से एक बार समझाते हैं। किसी अंग की स्थिति में परिवर्तन, कभी ऐसे था अब ऐसे हो गया, तो ये जो परिवर्तन होता है इसे हम कहते हैं संचलन यानी मूवमेंट। ठीक है, हाथ का मूवमेंट, ये किसी भी अंग का, ये एक एग्जांपल हाथ के रूप में बता रहा है। ठीक है, तो ये क्या होता है, मूवमेंट यानी संचलन। लेकिन जब इस संचलन के साथ, यानी अब इसको हम ना करके हम अपने पैर को करें, पैर को हम ऊपर की तरफ ला रहे हैं तो इसे हम संचलन कहते हैं। लेकिन अगर हम इस संचलन के साथ साथ अगर हम इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं तो हमारा स्थान परिवर्तन हुआ, हम वहां से यहां तक पहुंच गए, तो इस स्थान परिवर्तन को हम कहते हैं प्रचलन। यानी संचलन के साथ, संचलन मतलब शरीर के किसी अंग के मूवमेंट, किसी मूवमेंट के साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं, स्थान परिवर्तन होता है, तब इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रचलन यानी लोकोमोशन। ठीक, यहाँ पर दिखाया गया है, ये इसका अंग है। ठीक, चलिए अब इसके हम पैर से समझाते हैं आपको। ये इसका पैर है, कभी सीधा था, ठीक, अभी इसका पैर क्या हुआ, इस स्थिति में आ गया, तो अब ये क्या कहलाएगा, यहीं पर अगर हम मानते हैं, यहीं पर ये अभी खड़ा हुआ यहाँ पर, ठीक, ये स्थान पर है, और इसका पैर ऊपर की तरफ बढ़ा, तो अब ये क्या कहलाया, इसके अंग की स्थिति में परिवर्तन हुआ। अंग की स्थिति में परिवर्तन क्या कहलाता है, संचलन। और अगर संचलन के साथ ये आगे बढ़ता हुआ बी स्थान पर पहुंच गया तो इसकी स्थान में भी परिवर्तन आया, तो संचलन के साथ स्थान परिवर्तन क्या कहलाता है, प्रचलन कहलाता है, यानी लोकोमोशन कहलाता है। ठीक, समझ में आया आपको, याद हो गया होगा मुझे उम्मीद है। संचलन क्या होता है, तुरंत याद करिए, संचलन क्या होता है, मूवमेंट क्या होता है, जब किसी अंग या शरीर के भाग के स्थिति में परिवर्तन होता है तब उसे हम संचलन या मूवमेंट कहते हैं। जबकि संचलन के साथ साथ स्थान परिवर्तन होता है तब इसे हम प्रचलन यानी लोकोमोशन कहते हैं। क्लियर है सारी चीजें? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो था आपको एक टॉपिक समझाना, प्रचलन। अब इस प्रचलन के लिए, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए प्रचलन अंग पाए जाते हैं। मनुष्य में प्रचलन अंग क्या है, उसका पैर है, उसका हाथ है, ठीक, तो इसके माध्यम से ये स्थान परिवर्तन कर सकता है। अलग अलग जीवों में प्रचलन अंग अलग अलग पाए जाते हैं। आइए उन्हें हम पहले देखते हैं। आप समझेंगे, याद करेंगे चीजों को, अभी हम लिखवा देते हैं। अब हम प्रचलन अंग को याद करेंगे कि कौन कौन से जीवों में कौन कौन से प्रचलन अंग पाए जाते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में बार बार पूछा जाता है। अलग अलग जीवों में प्रचलन अंग अलग अलग पाए जाते हैं। जैसे कुछ जीव होते हैं जिसमें कूटपाद पाया जाता है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके मूवमेंट के लिए उसमें पछमाभ पाया जाता है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है सीलिया। कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें मूवमेंट के लिए कशाभ पाया जाता है, यानी इसे इंग्लिश में कहते हैं फ्लैजिला, ठीक है। और कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें गति के लिए उनमें सूक पाया जाता है तथा पैरापोडिया पाया जाता है, सूक तथा पैरापोडिया, यानी इसे इंग्लिश में कहते हैं सीटी एंड पैरापोडिया। सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल पूछा जाता है कि किन में पाए जाते हैं, अभी बताते हैं। सब पहले आप याद करते चलेंगे कि कुछ ऐसे प्रचलन अंग होते हैं जो अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं, जैसे पहला कूटपाद, दूसरा पछमाभ, तीसरा कशाभ, तीसरा शूक तथा पैरापोडिया। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है ट्यूब फीट। ट्यूब फीट। उसके बाद
जोड़ीदार उपांग, जोड़ीदार उपांग यानी ज्वाइंटेड अपेंडिसेस। ठीक, अब हम देखेंगे कि कौन कौन से जीवों में ये चीजें पाई जाती हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से पूछे जाते हैं, बार बार कहेंगे। ऐसे कौन से जीव हैं जिनमें स्थान परिवर्तन कूटपाद की मदद से होता है? एग्जाम्पल अमीबा। अमीबा, देखिए अमीबा जो होता है उसका शरीर इस तरह से होता है। तो ये जो आप देखते हैं ना, ये एक्सटेंशंस जो निकली हुई हैं, ये एक्सटेंशंस ही क्या कहलाती हैं? स्यूडोपोडिया। ये जो हैं, आप ये जो उभार देखते हैं ना, ये एक स्यूडोपोडिया है, फिर ये दूसरा स्यूडोपोडिया है, ये एक तीसरा स्यूडोपोडिया है। ये इसके मूवमेंट में हेल्प करता है। ये जब ऐसे स्थान इसमें संचलन होता है, मूवमेंट होता है, और उसके माध्यम से ये आगे बढ़ता है। ठीक है, आगे बढ़ता है। ठीक, तो अमीबा में गति किसके माध्यम से होती है? याद करिए, अमीबा में गति कूटपाद यानी स्यूडोपोडिया के माध्यम से होती है। और इस प्रकार का प्रचलन यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तन कूटपाद के माध्यम से ये संचलन क्या कहलाता है? कूटपादाभ संचलन कहलाता है। यानी इसे इंग्लिश में कहते हैं स्यूडोपोडियल मूवमेंट। स्यूडोपोडियल मूवमेंट। ठीक, बात समझ में आई? कूटपाद की मदद से जब संचलन होता है तो इस प्रकार के संचलन को हम कूटपादाभ संचलन यानी स्यूडोपोडियल मूवमेंट कहते हैं। कहां पर होता है? अमीबा में होता है। तुरंत याद करिए, अमीबा में गति किसके माध्यम से होती है? अमीबा में गति कूटपाद यानी स्यूडोपोडिया के माध्यम से होती है। क्वेश्चन पूछा गया है, उठाकर देख लीजिएगा, नीट में कई बार पूछे गए हैं। पादाभ यानी सीलिया। ऐसे कौन से जीव है जिनमें सीलिया की मदद से मूवमेंट होता है? आपको बताया गया है इससे पहले, पैरामीशियम का जब फिगर आपको बताए थे, तो पैरामीशियम में सीलिया पाई जाती है जिसके माध्यम से ये मूवमेंट करते हैं। और इस गति को हम कहते हैं पक्षमाभीय गति, यानी इसे इंग्लिश में कहा जाता है सीलियरी मूवमेंट। सीलियरी मूवमेंट। अब देखिए, ये है आपका पैरामीशियम। पैरामीशियम के बाहर इस तरह से रोए जैसी संरचना पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं? पक्षमाभ यानी सीलिया कहते हैं। और इसी सीलिया के मदद से ये तैरती हैं पानी में। चूंकि ये जलीय होती हैं तो जल में इसी के माध्यम से तैरती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये जाती हैं। ठीक, तो इस प्रकार के गति को हम क्या कहते हैं? पक्षमाभीय गति। पूछा जाता है पक्षमाभीय गति किस में पाया जाता है? पैरामीशियम में पाया जाता है। कसाब के माध्यम से यानी फ्लैजिला के माध्यम से किस में गति होती है? तो कसाब यानी फ्लैजिला के माध्यम से गति होती है यूग्लिना में। आपको फिगर बनाकर दिखाया गया था, यूग्लिना। और उसके बाद ट्रोकोमोनास, ये सब एक कोशिकीय जीव होते हैं, यूग्लिना, ट्रोकोमोनास। अगर हम शैवाल की बात करें तो कुछ शैवाल भी कसाभीय गति करते हैं, जैसे आपका क्लैमाइडोमोनास। एक कॉलोनियल एल्गी है जिसका नाम है वॉलवॉक्स, जो कॉलोनी बना के रहता है। ठीक है, वॉलवॉक्स। ठीक, तो ये ऐसे जीव हैं जिनमें कसाब पाई जाती हैं। देखिए, सीलिया क्या है? सीलिया ये है, जो रोएं आप देख रहे हैं, ये सीलिया कहलाती है। कूटपाद यानी स्यूडोपोडिया क्या है? ये है, ये स्यूडोपोडिया कहलाती है। फ्लैजिला, चलिए यूग्लिना का फिगर देखिए। यूग्लिना में इस तरह से एक पूंछ निकली होती है, इसी पूंछ को क्या कहते हैं? कसाब कहते हैं। तो इसी पूंछ के मदद से ये क्या करती है? गति करती है। फ्लैजिला की मदद से गति करती है। सूक तथा पैरापोडिया किस में पाया जाता है? तो इसका एग्जाम्पल है एनेलिडा संघ के जंतुओं में। एनेलिडा संघ के जंतु, जितने भी एनेलिडा संघ के जंतु हैं, उनमें जो गति होती है वो या तो सूक यानी सीटी के द्वारा होता है या पैरापोडिया के माध्यम से होता है। ट्यूब फीट द्वारा किस में मूवमेंट होता है? इकाइनोडर्मेटा बताए हैं फिगर में। इकाइनोडर्मेटा संघ के प्राणी जितने भी हैं उनमें मूवमेंट होता है
ट्यूब फीड के माध्यम से वे गति करते हैं। जोड़ीदार उपांग यानी ज्वाइंटेड अपेंडिसेस, इकाइनोडर्मेटा संघ का जो एग्जांपल आपको बताएं ट्यूब फीड, स्टार फिश में देख लीजिएगा, स्टार फिश का जो फिगर बनाया था उसमें ट्यूब फीड बताए थे, ट्यूब फीड के माध्यम से उनमें गति होती है। अगर आप जोड़ीदार उपांग की बात करें, ज्वाइंटेड अपेंडिसेस, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, नीट में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये किस में पाया जाता है? आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणियों में। आर्थ्रोपोडा संघ, आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणी में, आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणी में ज्वाइंटेड अपेंडिसेस यानी जोड़ीदार उपांग पाए जाते हैं, जिनकी मदद से वे गति करते हैं। यानी आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, कीड़े मकोड़ों में गति किसके माध्यम से होती है? तो कीड़े मकोड़ों में गति जोड़ीदार उपांग यानी ज्वाइंटेड अपेंडिसेस के माध्यम से होती है। क्लियर है? सारी चीज़ें तुरंत याद करेंगे, कोई भी आप देरी नहीं करेंगे। सबसे पहले आप याद करेंगे संचलन यानी मूवमेंट क्या होता है, याद करेंगे किसी अंग की या शरीर के किसी भाग की स्थिति में परिवर्तन संचलन यानी मूवमेंट कहलाता है। फिर संचलन के साथ साथ अगर स्थान परिवर्तन होता है तब इसे हम गति यानी लोकोमोशन प्रचलन यानी लोकोमोशन कहते हैं। अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रचलन अंग पाए जाते हैं, जैसे कूटपाद यानी स्यूडोपोडिया पाया जाता है अमीबा में, और इस प्रकार की गति को हम अमीबीय या कूटपादाप संचलन स्यूडोपोडियल मूवमेंट कहते हैं। इसे हम अमीबॉयड भी मूवमेंट कहते हैं, याद रखेंगे। जो अमीबा जिस प्रकार से गति करता है इसे हम कूटपादाप संचलन या स्यूडोपोडियल मूवमेंट भी कहते हैं, या हम इसे सीधे अमीबीय गति भी कहते हैं। अमीबीय गति यानी अमीबॉयडल मूवमेंट, अमीबॉयडल मूवमेंट कहा जाता है। ठीक, फिर दूसरा याद करिए, सीलिया द्वारा गति किस में होती है? पैरामीशियम में। इस प्रकार की गति को हम पश्चाभीय गति कहते हैं। कशाभ यानी फ्लैजिला द्वारा गति किस में होती है? एक कोशिकीय जीव जैसे यूग्लिना ट्रोकोमोनास में, तथा एक कोशिकीय शैवाल जैसे क्लैमाइडोमोनास तथा वॉलवॉक्स में। इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं? कशाभिकीय गति। इस प्रकार की गति को जब फ्लैजिला के माध्यम से होता है तो इस प्रकार की गति को हम कशाभिकीय गति कहते हैं, यानी इसे हम फ्लैजिलर मूवमेंट कहते हैं। फ्लैजिलर मूवमेंट। अब दूसरा याद करिए नेक्स्ट, सूक तथा पैरापोडिया के माध्यम से गति किसमें होता है? संघ एनेलिडा के जंतुओं में। फिर नेक्स्ट याद करिए, ट्यूब फीड के माध्यम से प्रचलन किसके द्वारा होता है? इकाइनोडर्मेटा संघ के प्राणियों में। जोड़ीदार उपांग यानी ज्वाइंटेड अपेंडिसेस के माध्यम से किसमें गति होता है? आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणियों में यानी कीड़े मकोड़ों में। ठीक, बस ये था आपका इतना पॉइंट। अब इसमें कुछ पॉइंट लिख लीजिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं इसके आगे के टॉपिक्स के बारे में। मनुष्य में किस प्रकार से गति होती है, कौन कौन सी गति होती है। आप हेडिंग डालेंगे प्रचलन एवं गति, लिखेंगे शरीर के किसी अंग या शरीर के किसी अंग या शरीर के किसी भाग की स्थिति में परिवर्तन होता है तो इसे हम संचलन यानी मूवमेंट कहते हैं। और यदि संचलन के साथ साथ स्थान परिवर्तन भी होता है तब इसे हम प्रचलन यानी लोकोमोशन कहते हैं। अगली लाइन से लिखेंगे, भिन्न भिन्न जीवों में प्रचलन अंग भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ उदाहरण निम्न हैं। पहला, कूटपाद यानी स्यूडोपोडिया। डैश करके लिखेंगे, अमीबा में कूटपादों यानी स्यूडोपोडिया के माध्यम से गति या संचलन होती है, और इस प्रकार के संचलन को हम कूटपादाप संचलन यानी स्यूडोपोडियल मूवमेंट या अमीबीय गति अमीबॉयडल मूवमेंट कहते हैं। अगली लाइन से लिखेंगे, कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें पश्चाभ यानी सीलिया के माध्यम से गति होती है, जैसे पैरामीशियम में, और इस प्रकार की गति को हम पश्चाभीय गति यानी सीलियरी मूवमेंट कहते हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें कशाभिका यानी फ्लैजिला के माध्यम से संचलन होता है, जैसे एक कोशिकीय जीव जैसे यूग्लिना ट्रोकोमोनास में, तथा एक कोशिकीय शैवाल जैसे क्लैमाइडोमोनास तथा वॉलवॉक्स में, और इस प्रकार की गति को हम कशाभिकीय गति यानी फ्लैजिलर मूवमेंट कहते हैं। नेक्स्ट, कुछ जीव में सूक तथा पैरापोडिया यानी सीटी एवं पैरापोडिया के द्वारा गति होती है, जैसे एनेलिडा संघ के सभी जंतुओं में। फिर अगली लाइन से लिखेंगे, इकाइनोडर्मेटा संघ के जंतुओं में ट्यूब फीड के माध्यम से गति होती है। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणियों में जोड़ीदार उपांग यानी ज्वाइंटेड अपेंडिसेस के माध्यम से गति यानी मूवमेंट होती है। बस अब आइए मनुष्य में देखते हैं, मनुष्य में गति के प्रकार। मनुष्य में 3 प्रकार से गति होती है।
हमारे भी शरीर की कुछ जगहों पर सीलिया पाई जाती है, तो जिन जगहों पर सीलिया पाई जाती है वहाँ पर जो मूवमेंट होता है उसे हम सीलियरी मूवमेंट यानी पश्चमाभी गति कहते हैं। एक ये हो गया। दूसरा, हमारे शरीर में कुछ ऐसे भी एक कोशिकीय अणु हैं जिनमें एक कोशिका कहेंगे, कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जिनमें अमीबीय गति होती है, तो उसे हम अमीबॉइड मूवमेंट कहेंगे। 2 हो गया। और तीसरा, ये जो हाथ पैर जो हिलता है, कोई भी मूवमेंट हाथ पैर का होता है, जबड़े का या जीभा का जो मूवमेंट होता है वो पेशीय मूवमेंट होता है, मस्कुलर मूवमेंट, पेशीय गति कहते हैं। तो ये 3 प्रकार से हमारे शरीर में, मनुष्यों के शरीर में मूवमेंट होता है। याद रखेंगे गति के प्रकार, लिखेंगे मनुष्य, याद करेंगे मनुष्य में 3 प्रकार से गति होता है। ठीक है, यहां ना लिख के नीचे लिखते हैं, कायदे से समझा दें। 1 2 3। सबसे पहला अमीबीय गति, अमीबीय गति, अमीबॉइडल मूवमेंट। ठीक। दूसरा पश्चमाभीय गति यानी सीलियरी मूवमेंट। और तीसरा पेशीय गति यानी मस्कुलर मूवमेंट। ठीक है। अमीबीय गति कहाँ होता है? तो कुछ ऐसी कोशिकाएं हमारे शरीर में पाई जाती हैं जिनमें अमीबीय गति होती है। वे कोशिकाएं कौन सी हैं? महाभक्षकाणु, महाभक्षकाणु जिसे इंग्लिश में कहा जाता है मैक्रोफेजेस। दूसरा श्वेताणु यानी ल्यूकोसाइट्स जिन्हें WBC भी कहते हैं, वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स। ये कहाँ पाई जाती हैं? मैक्रोफेजेस और ल्यूकोसाइट, ये हमारी रक्त में पाई जाती हैं। तो रक्त में ये अणु अमीबा जैसी गति दर्शाते हैं। जैसे अमीबा मूव करता है ना एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्यूडोपोडिया के माध्यम से, लेकिन इनमें स्यूडोपोडिया नहीं होता है, लेकिन इनका जो मूवमेंट होता है वो अमीबा की गति के समान होता है। जैसे अमीबा गति करती है वैसे ये भी गति करते हैं, और इसी वजह से इनकी गति को हम क्या कहते हैं? अमीबीय गति। तो चूंकि हमारे शरीर में पाई जाती है ना ये कोशिकाएं, ब्लड में, रक्त में पाई जाती है, मैक्रोफेजेस और WBC, तो इस वजह से हम इन्हें अपने शरीर की गति के प्रकार में गिनेंगे। मनुष्य के शरीर में जो गति होती है वो 3 प्रकार की होती है, जिनमें पहला जो होता है अमीबीय गति। पूछा जाता है अमीबीय गति कहाँ पर होता है? मैक्रोफेजेस और ल्यूकोसाइट्स, ये भी खूब पूछे जाते हैं, कोई भी छोड़ना नहीं है जितना भी अभी बता रहे हैं। मैक्रोफेजेस में कौन सी गति होती है? अमीबीय गति। ल्यूकोसाइट में कौन सी गति होती है? अमीबीय गति। अब आते हैं हम सीलियरी मूवमेंट यानी पश्चमाभी गति। मैंने आपको बताया शरीर के कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर सीलिया यानी पश्चमाभ पाया जाता है। वो कौन से अंग हैं? हमारी श्वास नली है, उसमें सीलिया पाया जाता है। हम मादा के प्रजनन मार्ग, मादा के प्रजनन मार्ग जिसे हम अंडवाहिनी कहते हैं, अंडवाहिनी, या इसे हम डिंब वाहिनी भी कहते हैं, डिंब वाहिनी भी कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में ओविडक्ट कहते हैं। आइए फिगर बना के दिखाते हैं। ये फीमेल जेनाइटल ऑर्गन है या जेनाइटल सिस्टम कह सकते हैं। इसमें इस तरह से संरचनाएं बनती हैं। ये फीमेल का ओवरी है, 2 ओवरी होती हैं लेफ्ट और राइट साइड में। ये उनका यूटेरस पार्ट है, और ये जो आप नली देखते हैं ये नली, यही कहलाती है अंडवाहिनी। अंडवाहिनी क्यों कहते हैं अंडवाहिनी? क्योंकि जो ओवरी में यानी अंडाशय में जो अंडाणु बनता है मादाओं में, मनुष्य की जो मादा होती है, मनुष्य मादा में अंडाशय जो होता है यानी ओवरी, उसमें जो अंडाणु बनता है, अंडाणु जिसे हम इंग्लिश में
ओवम कहते हैं, वो ओवम इस अंडाशय में बनता है और अंडवाहिनी के माध्यम से यहाँ से होते हुए कहाँ पहुँचता है? गर्भाशय में पहुँचता है। ठीक, तो इस अंडाशय यानी ओवरी में से जो ओवम है उसको अंडवाहिनी में उपस्थित जो सीलिया होती है, यहाँ पर अंडवाहिनी में सीलिया पाई जाती हैं। ठीक, सीलिया क्या होती हैं? ये मान लीजिए ये अंडवाहिनी है, तो इसके दीवारों पर रोएं जैसी ऐसी संरचना होती है जिसे हम सीलिया कहते हैं। और यही रोआ क्या करता है? जो अंडाणु होता है उसको ढकेलता हुआ, अंडाणु यानी ओवम को ढकेलते हुए यहाँ से कहाँ पहुँचाती है? यहाँ ओवरी यानी गर्भाशय, यूट्रस यानी गर्भाशय में पहुँचाती हैं। ध्यान से समझिएगा। पहले तो याद कर लीजिए कि मनुष्य के शरीर में कहाँ कहाँ पर सीलिया पाई जाती हैं, पश्चाप कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? हमारी श्वास नली में पाई जाती हैं, अभी इससे पहले वाले टॉपिक में बताए थे चैप्टर में, श्वास नली में पाई जाती हैं। दूसरा मादा प्रजनन मार्ग में पाई जाती हैं। अभी हम श्वास नली के बारे में बात बताएंगे, पहले हम बता दें मादा प्रजनन मार्ग में। मादा प्रजनन मार्ग जो होता है ये अंडाशय से जुड़ा होता है। अंडाशय से जो अंडाणु यानी ओवम निकलती है उसको ये अंडवाहिनी कहाँ पहुँचाती है? गर्भाशय में। तो आखिर क्या होता है भैया? देखिए, अंडाणु के पास कोई हाथ पैर नहीं होता, शुक्राणु के पास होता है। मनुष्य के नर मनुष्य में जो शुक्राणु यानी नर युग्मक होता है उसमें एक कशाभ होता है, फ्लैजला पाया जाता है, जिसके मूवमेंट से वो तैर कर पहुंच जाता है। लेकिन जो मादा की जो अंडाणु होती हैं ओवम, उसमें कोई भी ऐसा अंग नहीं पाया जाता जिससे वो चलकर आगे बढ़ पाए। तो इसको यहाँ से अंडाशय से गर्भाशय में पहुँचाने का कार्य होता है अंडवाहिनी का यानी ओविडक्ट का। इस अंडवाहिनी में जो सीलिया पाई जाती हैं, पश्चाप पाई जाती हैं, वही इसको ढकेल कर पहुँचा देती हैं गर्भाशय में। ठीक, हमारी जो श्वास नली है, अगर हम श्वास नली की बात करें, अगर हम श्वास नली की बात करें ट्रैकिया की, तो ट्रैकिया की दीवारों पर भी क्या पाया जाता है? सीलिया पाया जाता है। ठीक, सीलिया। तो ये जो सीलिया होता है वो क्या कार्य करता है? जो हम वायु के साथ जो भी धूल कण ले लिए हैं वो धूल कणों को ये अंदर जाने से यानी हमारे फेफड़ों में जाने से रोकता है। सीलिया पाई जाती है। सीलिया क्या करती है? वायु के साथ आने वाली धूल कणों को रोकता है और उसे बलगम के रूप में बाहर निकाल देता है। ठीक, एक्सेसिव स्मोकिंग से यानी कह सकते हैं स्मोकिंग द्वारा, सिगरेट स्मोकिंग से ये जो सीलिया होती हैं वो क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए, एनसीईआरटी में बताया गया है। तो मनुष्य में दो गति आपने पढ़ लिया, एक तो अमीबीय गति, पूछा जा सकता है कि अमीबीय गति मनुष्य की कहाँ पर होता है? महाभक्षकाणु तथा स्वताणु में। दूसरा क्वेश्चन, मनुष्य में पश्चाभीय गति यानी सीलियरी मूवमेंट कहाँ होता है? तो ये होता है श्वास नली में और मादा प्रजनन मार्ग यानी अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी में यानी ओविडक्ट में। तीसरा, पेशीय गति मस्कुलर मूवमेंट, कंकालीय या हम कह सकते हैं हमारे पादों, पाद मतलब लिम्ब, जिन्हें हिंदी में इंग्लिश में लिम्स कहते हैं। इसका शुद्ध मतलब होता है हाथ व पैर। ठीक है, याद रखेंगे, हाथ व पैर, जिसे हम क्या कहते हैं? हिंदी में पाद कहते हैं और इंग्लिश में लिम्ब कहते हैं। कंकाली हटा दीजिए। पादों, हाथ व पैर। दूसरा जिह्वा। तीसरा जबड़ों। ठीक, हृदय में भी, हृदय और भी अंग हैं, जितने भी अंग में ऐसे कह सकते हैं वे सभी अंग जो कंकाल से जुड़े हैं, वे सभी अंग जहां पर ऐच्छिक और अनैच्छिक गतियां होती हैं पेशियों के माध्यम से, उन गति को हम पेशीय गति कहते हैं, मस्कुलर मूवमेंट कहते हैं। ऐसी गति मनुष्य के शरीर के किसी भी अंग की ऐसी गति जो पेशियों के माध्यम से यानी मसल्स के माध्यम से होती है उसे हम पेशीय गति यानी मस्कुलर मूवमेंट कहते हैं। मसल्स क्या होते हैं? तो मसल्स, ये सब आप देख रहे हैं ना, ये लेयर हटाएंगे तो मसल्स ही दिखेंगे, लाल कलर की रेसी होती हैं जिसको कहते हैं बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, अलग अलग मसल्स के अलग अलग नाम होते हैं। तो मसल्स कंकाल से एकदम जुड़े होते हैं, हम कंकाल मतलब हड्डियों से, हाथ पैर के एकदम सटे होते हैं और इन्हीं कंकाल को पेस मतलब मूवमेंट गति कराने में सहायता करते हैं। अगर हम इस हाथ को ऊपर कर रहे हैं तो इसमें यहाँ की मसल्स और यहाँ की मसल्स हेल्प कर रही हैं। ठीक, पेशियाँ हेल्प करती हैं, मतलब कंकाली जो गति होती है वो पेशियों के माध्यम से होती है और ऐसी गति को हम पेशीय गति यानी मस्कुलर
मूवमेंट कहते हैं। आगे बताया जाएगा कि पेशी कितने प्रकार के होते हैं। फिलहाल आप इतना पॉइंट लिख लीजिए। हेडिंग डालेंगे गति के प्रकार और लिखेंगे मनुष्य में, या ऐसे लिखेंगे मानव शरीर की कोशिकाएं मुख्यतः 3 प्रकार की गति दर्शाती हैं। पहला अमीबीय गति, दूसरा पश्चमाभीय गति और तीसरा पेशीय गति। आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिख लीजिए पहले कि अमीबीय गति किस में होता है, पश्चमाभीय गति किस में होता है और पेशीय गति किस में होता है। अब आप इसमें आगे लिखेंगे, एक पैराग्राफ बना के लिखेंगे कि हमारे शरीर की कुछ विशिष्ट कोशिकाएं जैसे महाभक्षकाणु तथा श्वेताणु शरीर में अमीबीय गति प्रदर्शित करती हैं। आगे लिखेंगे हमारे अधिकांश नलिकाकार मार्गों जो पश्चमाभ उपभित्ति से आस्तरित होती हैं, यानी जिनमें सीलिया पाया जाता है, ऐसे लिखेंगे जिनमें सीलिया पाया जाता है, उनमें पश्चमाभीय गति यानी सीलियरी मूवमेंट होता है। आगे लिखेंगे श्वास नली में पश्चमाभियों की गति से वायुमंडलीय वायु के साथ आए हुए धूल कण रुक जाते हैं। आगे लिखेंगे श्वास नली में पश्चमाभीय गति से वायुमंडलीय वायु के साथ आए हुए धूल कण एवं बाह्य पदार्थ को हटाने में मदद मिलती है। मादा प्रजनन मार्ग यानी अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी में पश्चमाभीय गति के मदद से मादा अंडाणु यानी ओवम को अंडाशय से गर्भाशय तक पहुंचाने में मदद मिलती है। अगली लाइन से लिखेंगे हमारे पादों यानी हाथ पैर, जिन्हें इंग्लिश में लिम्स कहते हैं, जिह्वा, जबड़ों तथा हृदय आदि के गति के लिए पेशीय गति आवश्यक होता है, यानी मस्कुलर मूवमेंट इंपॉर्टेंट होता है। अब ये जो पेशियां होती हैं, जो मसल्स होती हैं, 3 चीज़ों पर वर्क करती हैं। एक तो इनके वर्क करने के लिए 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। एक तो कंकाल यानी हड्डी, ठीक है, जो इनको सपोर्ट देती हैं। दूसरा पेशियां और तीसरा तंत्रिका तंत्र, हमारा नर्वस सिस्टम, क्योंकि हम जो संकेत भेजते हैं दिमाग के माध्यम से, ब्रेन के माध्यम से, यहाँ पर जो संकेत भेजते हैं उसी संकेतों के आधार पर ये उठती और नीचे जाती हैं। देखिए हम चाह रहे हैं कि ये ऊपर हो जाए, तो इससे ये कैसे हुआ, हमने मस्तिष्क से यहाँ पर इनकी मसल्स यानी पेशियों को एक संकेत दिए कि ये ऊपर हो जाए, फिर से हम इसे संकेत देते हैं कि ये नीचे हो जाए, तो नीचे हो गई। तो इस संकेत देने में कौन हेल्प कर रहा है, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, और इसको ऊपर और नीचे लाने में कौन हेल्प कर रहा है, कंकाल और पेशी। तो यानी पेशीय गति के लिए 3 चीज़ें आवश्यक हैं, कंकाल, पेशी और तंत्रिका तंत्र। ठीक, तो आप लिखेंगे पेशीय गति के लिए कंकाल, पेशियों तथा तंत्रिका तंत्र के समन्वित क्रिया आवश्यक होती है। बस अब हम आते हैं अगले टॉपिक पेशी के बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम पेशी के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम कंकाल के बारे में पढ़ेंगे। पेशी यानी मसल्स क्या होती हैं। सब कुछ याद करते हुए चलेंगे। ये चैप्टर छोटा है और अच्छा लगता है इसको पढ़ने में, क्योंकि हमारे शरीर से रिलेटेड है, तो याद करते हुए चलेंगे, लिखते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे। आइए अब हम पढ़ते हैं पेशी यानी मसल्स के बारे में। पहले तो ये पेशी क्या होता है। पेशी एक विशेष प्रकार का ऊतक होता है जिसकी उत्पत्ति भ्रूणीय मेसोडर्म से होती है। मैंने आपको बताया था भ्रूण के 3 स्तर, बार बार मैं ये बात बताता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी नीट में काफ़ी पूछा जाता है कि इसकी उत्पत्ति भ्रूण के किस स्तर से होती है। तो जो हमारी पेशी होती है, मसल्स होती हैं, वो भ्रूण के मेसोडर्म से बनती हैं। भ्रूण के 3 स्तर मैंने बताया था, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो उसमें पेशी का जो निर्माण होता है वो भ्रूण के मेसोडर्म से होता है। यानी हम कह सकते हैं कि पेशी एक विशेष प्रकार का ऊतक यानी टिश्यू है जिसकी उत्पत्ति भ्रूणीय मध्यजन स्तर यानी मेसोडर्म लेयर से होती है। ठीक, हमारे शरीर में कितने प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं, तो हमारे शरीर में 3 प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं। हमारे शरीर में 3 प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं। हमारे शरीर में 3 प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहला कंकाल पेशियां,
जिसे हम कहते हैं स्केलेटल मसल, याद करिए तुरंत, कंकाल पेशी जिसे स्केलेटल मसल कहा जाता है। दूसरा अंतरंग पेशियां, याद करिए, जिसे विसरल मसल्स कहते हैं। तीसरा हृदयी पेशियां, जिसे कार्डियक मसल्स कहते हैं। ठीक, हमारे शरीर में कितने प्रकार की पेशी, तुरंत याद करिए, 3 प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं। कंकाली पेशियां, दूसरा अंतरंग पेशियां और तीसरा हृदयी पेशियां। कंकाली पेशियां क्या होती हैं? ऐसी पेशी या मसल जो कंकाल के सीधे हड्डी के, कंकाल यानी हड्डी के सीधे संपर्क में होती हैं। ठीक, याद करिए, कंकाली पेशी क्या होती हैं? ऐसी पेशियां जो हड्डियों के सीधे संपर्क में होती है। यहाँ पर जो पेशी पाई जा रही है, मसल्स पाई जा रही है, ये मसल्स आप छू के देख सकते हैं। ये जो मसल्स हैं ये हड्डियों के डायरेक्ट संपर्क में है, कॉन्टैक्ट में है। तो ऐसे मसल्स को हम क्या कहते हैं? स्केलेटल मसल। यहाँ पे जो मसल्स हैं, यहाँ पे जो मसल्स हैं, यहाँ पे जो मसल्स हैं, ये सभी मसल्स जो हैं वो क्या कहलाती हैं? स्केलेटल मसल कहलाती हैं। ऐसी पेशी जो कंकाल के सीधे संपर्क में होती हैं उन्हें हम स्केलेटल मसल कहते हैं। अगर हम सूक्ष्मदर्शी की मदद से अगर देखें इन्हें, अगर हम सूक्ष्मदर्शी की मदद से इन पेशियों को देखते हैं तो इनमें एक धारियां नजर आती हैं। मान लीजिए ये बोन के ऊपर ये क्या है? मसल्स हैं। तो आप इन मसल्स को देखेंगे तो इनमें धारियां नजर आती हैं, ऐसे लंबी लंबी धारियां नजर आती हैं। इन धारियों की मदद से इन्हें हम क्या कहते हैं? रेखीय पेशी या रेखित पेशी। अब चूंकि कंकाल की जो पेशियां होती हैं वो हमारे तंत्रिका तंत्र से सीधे, कह सकते हैं, तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में होती हैं। वैसे तो सभी पेशियां तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में होती है, लेकिन हमारी इच्छा के अनुसार ये मूव करती हैं। यानी हम चाहेंगे तो ये ऊपर होंगी, हम चाहेंगे तो ये नीचे होंगी। यानी ऐसी पेशियां जिन पर हमारा नियंत्रण होता है उन पेशियों को हम ऐच्छिक पेशियां कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, ऐच्छिक पेशी, यानी इसे हम कहते हैं इंग्लिश में वॉलंटरी मसल। वॉलंटरी मसल, ध्यान से समझेंगे। गति 2 प्रकार की होती हैं। ये तो हो गया आपका पेशी के बारे में, मसल। ऐच्छिक गति होती है, इसे हम कहते हैं वॉलंटरी मूवमेंट। दूसरा होती है अनैच्छिक गति, यानी इनवॉलंटरी मूवमेंट। ऐसी गति जिन पर हमारा नियंत्रण हो, ऐसी गति जिन पर हमारा नियंत्रण हो। जैसे हम चल रहे हैं ना, हमारे नियंत्रण में है। हम इस हाथ को ऊपर नीचे कर रहे हैं, ये हमारे नियंत्रण में है। ऐसी गति को हम क्या कहते हैं? ऐच्छिक गति, यानी वॉलंटरी मूवमेंट। लेकिन ऐसी गतियां जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, पेट में अगर कोई गुड़गुड़ाहट होती है तो हम उसे रोक नहीं पाते हैं, तो वो अनैच्छिक गति होती है। ठीक, दिल का धड़कना, ठीक है, हार्ट बीट, इस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। हम चाहें कि हार्ट के बीट को रोक लें, हृदय की धड़कन को रोक लें, तो क्या हम रोक पाते हैं? नहीं रोक सकते। तो ऐसी गतियों को हम अनैच्छिक गति यानी इनवॉलंटरी मूवमेंट कहते हैं। ऐसी गति जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता अनैच्छिक गतियां कहलाती हैं, इनवॉलंटरी मूवमेंट कहलाती हैं। अब यहाँ पर ये जो है कंकाल पेशी पर हमारा पूर्ण रूप से नियंत्रण होता है। हम हाथ पैर को अपने हिसाब से ही मूवमेंट करा सकते हैं। इसीलिए कंकाल पेशियों को हम क्या कहते हैं? ऐच्छिक पेशी, वॉलंटरी मसल्स कहते हैं। ध्यान समझेंगे, पूछा ऐसे ही जाता है
कौन सी पेशी रेखित और ऐच्छिक होती हैं? तो कौन सी पेशी रेखित और ऐच्छिक है? कंकाली पेशी। ठीक, ये रेखीय भी है और ऐच्छिक भी है, बस इस 2 पॉइंट को याद रखेंगे। कौन सी पेशी रेखीय व ऐच्छिक होती हैं? कंकालीय पेशी हैं। इनमें रेखीय क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें धारियां पाई जाती हैं। अगर आप सूक्ष्मदर्शी की मदद से देखें तो इनमें धारियां पाई जाती हैं, इसलिए इन्हें से रेखीय कहते हैं। और ऐच्छिक क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पर हमारा पूर्ण रूप से नियंत्रण होता है, इसलिए इस पेशी को हम ऐच्छिक पेशी कहते हैं। अब आता है दूसरा, अंतरंग पेशियां यानी विसरल मसल्स। ये कहाँ पाई जाती हैं? ये शरीर के खोखले अंतरंग अंगों यानी जो अंदरूनी अंग हैं, जैसे हमारी आहार नाल, जनन मार्ग, इनकी जो आंतरिक भित्ति होती है उसमें जो मसल्स पाई जाती हैं उन्हें हम अंतरंग पेशियां यानी विसरल मसल्स कहते हैं। इन मसल्स में कोई रेखा नहीं पाई जाती, कोई धारी नहीं पाई जाती, यानी ये आरेखित होती हैं। ठीक, दूसरा आरेखित या चिकनी इन्हें कहते हैं, आरेखित या चिकनी। अब चूंकि रेखा नहीं पाई जा रही हैं तो जितनी भी मसल्स हैं उनमें कोई रेखाएं नहीं पाई जा रही, तो ये स्मूथ हो गई, इसीलिए हम इसे कहते हैं चिकनी पेशियां। और आपको ये भी पता है कि आहार नाल की किसी भी गति पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। हम चाहें तो आंत को अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर लें, या फिर पेट को ऊपर नीचे या गोल मोल घुमा लें, तो ऐसा नहीं कर सकते। आप पेट का मतलब बाहरी मसल्स को मत समझिएगा, बाहरी जो होती हैं वो बाबा रामदेव जो करते हैं वो अलग है। हम अंतरंग अंगों की बात कर रहे हैं, जो शरीर के अंदर हैं, यानी जो स्टमक पार्ट है उसकी बात कर रहे हैं, आहार नाल की बात कर रहे हैं, मुख गुहा से लेकर एनस तक के भाग की बात कर रहे हैं, जहाँ के आंतरिक जो पेशियाँ होती हैं उन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। वो अपने ही हिसाब से मूव करती हैं और भोजन को ऊपर से नीचे तक ले जाने में सहायता करती हैं। तो ये आरेखित होती हैं, यानी इनमें कोई धारियां नहीं पाई जाती इन पेशियों में, इसलिए हम इन्हें आरेखित या चिकनी पेशियां कहते हैं। दूसरा, इनकी पेशियों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? अनैच्छिक पेशी। अनैच्छिक पेशी, इनवॉलेंट्री मसल्स, इनवॉलेंट्री मसल्स, यानी इस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। आहार नाल में ये क्या कार्य करती हैं? भोजन को नीचे के मार्ग तक ले जाने में सहायता करती हैं। जनन मार्ग में ये क्या करती हैं? तो जनन मार्ग में ये युग्मकों के मूवमेंट में सहायता करती हैं, युग्मकों की गति में सहायता करती हैं। आखिरी आता है हृदयी पेशियां। ऐसी पेशी, वे पेशियां जो हृदय में पाई जाती हैं, हृदय से रिलेटेड कोई भी अगर शब्द है तो वो उसके आगे कार्डियक जरूर लगता है। कार्डियक मसल्स, कार्डियक आउटपुट, कार्डियक वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें। तो जहाँ पर भी कार्डियक शब्द आता है वहाँ का मतलब होता है हृदय से संबंधित, यानी कार्डियक मसल्स ऐसी मसल्स होती हैं जो कहाँ पाई जाती हैं? हृदय में पाई जाती हैं। और चूंकि ये भी रेखित होती हैं, रेखित पेशी हैं, ठीक, इनमें भी धारियाँ पाई जाती हैं, ठीक, लेकिन मैंने आपको बताया हृदय के धड़कन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, यानी इनकी पेशियों पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, यानी ये क्या होती हैं? अनैच्छिक पेशी होती हैं। अनैच्छिक पेशी यानी इनवॉलेंटरी मसल्स। ठीक, तुरंत याद करिए, पेशियां 3 प्रकार की होती हैं, कंकालीय पेशियां, अंतरंग पेशियां और हृदयी पेशियां। आपको सबसे पहले ये याद रखना है, कंकाली पेशी रेखीय और ऐच्छिक होती हैं, अंतरंग पेशी अरेखीय, चिकनी पेशी और अनैच्छिक होती हैं। ठीक, ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, यही पूछे जाते हैं नीट में। अब उसके बाद हृदयी पेशियों की बात करें तो हृदयी पेशियां रेखित तो होती हैं लेकिन अनैच्छिक होती हैं। देखिए, ये रेखीय और ऐच्छिक है और ये रेखीय और अनैच्छिक है। ठीक, याद कर डालिए इन सभी पॉइंट को। आप इसमें लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे पेशिया मसल्स, लिखेंगे पेशी एक विशेष प्रकार का ऊतक है जिसकी उत्पत्ति भ्रूणीय मध्य जन स्तर यानी मेसोडर्म लेयर से होती है। हमारे शरीर में 3 प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं। आप चाहे तो पहले ऐसे लिख लीजिए याद करने के मकसद से, फिर आप हेडिंग डाल के लिखेंगे पहला
कंकाल पेशियां यानी स्केलेटल मसल, और इसमें लिखेंगे ये पेशियां शारीरिक कंकाल के निकट संपर्क में होती हैं। सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर इनमें धारियां दिखाई देती हैं, अतः ये रेखित पेशियां होती हैं, यानी जिनमें धारियां दिखाई देती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, रेखित पेशी। आगे लिखेंगे चूंकि इनमें होने वाली गति का हम इनमें होने वाली गति ऐच्छिक नियंत्रण में होती हैं, अतः इन पेशी को हम ऐच्छिक पेशी कहते हैं तथा इनके द्वारा होने वाली गति को ऐच्छिक गति यानी वॉलेंट्री मूवमेंट कहा जाता है। अब आप दूसरा हेडिंग डालेंगे अंतरंग पेशियां, लिखेंगे ये शरीर के खोखले अंतरंगों जैसे आहार नाल, जनन मार्ग आदि की भीतरी भित्ति में स्थित होती हैं। ये आरेखित या चिकनी होती हैं, इसलिए इन्हें हम चिकनी पेशियां या आरेखित पेशियां भी कहते हैं, स्मूथ मसल्स भी कहते हैं। इनकी गतियां तंत्रिका तंत्र के ऐच्छिक नियंत्रण में नहीं होती, अतः इनकी पेशियों को अनैच्छिक पेशियां, इन पेशियों को अनैच्छिक पेशियां यानी इनवॉलंटरी मसल्स कहते हैं तथा इनके द्वारा होने वाली गति को अनैच्छिक गति यानी इनवॉलंटरी मूवमेंट कहा जाता है। आगे लिखेंगे ये पाचन मार्ग यानी आहार नाल द्वारा भोजन के तथा जनन मार्ग द्वारा युग्मक के अभिगमन में सहायक होती हैं। फिर आप तीसरा हेडिंग डालेंगे हृदय पेशियां यानी कॉर्डिक मसल्स। हृदय में पाई जाने वाली पेशियां हृदय पेशियां कहलाती हैं, कॉर्डिक मसल्स कहलाती हैं। आगे लिखेंगे हृदय पेशियां रेखित होती हैं तथा इनका तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रण नहीं होता, तंत्रिका तंत्र द्वारा ऐच्छिक नियंत्रण नहीं होता, अतः इन्हें अनैच्छिक पेशी यानी इनवॉलंटरी मसल्स कहते हैं। बस ये था आपका मसल्स यानी पेशी के बारे में थोड़ी जानकारी और पेशी कितने प्रकार की होती है। अब पेशियों की संरचना के बारे में हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। बस आज का टॉपिक बस इतना ही। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जिनके आंसर्स आप बता दीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है कूटपाद यानी सूडोपोडिया के माध्यम से गति किस जीव में होती है। दूसरा पश्चाभ या सीलिया के माध्यम से गति किस में होती है। तीसरा फ्लैजिला के माध्यम से गति किन जीवों में होती है। नेक्स्ट सूग या पैरापोडिया के माध्यम से गति किन संघ के जीवों में होती है। ट्यूब फीड के माध्यम से किस संघ के जंतुओं में गति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ज्वाइंटेड अपेंडेजेस यानी जोड़ीदार उपांग के माध्यम से किन संघ के जीवों में गति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन मनुष्य में गति के कितने प्रकार होते हैं। नेक्स्ट मनुष्य के शरीर की किन कोशिकाओं में अमीबीय गति होती है। नेक्स्ट मनुष्य के शरीर के किस अंग में पश्चाभीय गति होती है। लास्ट क्वेश्चन मनुष्य में कितने प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं। बस इन क्वेश्चंस के आंसर जल्द से जल्द आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और बाकी के टॉपिक के लिए आप जुड़े रहें बायोलॉजी निधि चैनल के साथ। धन्यवाद।